कभी सोचा है, जब हम अपने कंप्यूटर पर किसी आइकन पर क्लिक करते हैं तो असल में होता क्या है? हमारे उस एक क्लिक से लेकर स्क्रीन पर ऐप के खुलने तक इस पूरे सफर को एक इनविजिबल डायरेक्टर कंट्रोल करता है और उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की इस दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम वो सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। समझिए कि ये हमारी तैयारी का रोड मैप है। सबसे पहले चलिए इस डिजिटल दुनिया के मास्टर कंट्रोलर को ही समझते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस को। तो इसको ऐसे समझिए कि ओएस असल में हमारे और कंप्यूटर के कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर के बीच एक ट्रांसलेटर जैसा है। सोचिए, जब कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है, हम लोग क्या करते हैं? बस प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं ना। हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती कि प्रिंटर को बाइनरी कोड में कैसे कमांड भेजा जाए। ये सारा काम ओएस हमारे लिए खुद कर देता है। ये बात इसकी भूमिका को एकदम साफ कर देती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा शक्तिशाली कंप्यूटर बस मेटल और सिलिकॉन का एक महंगा डिब्बा है। ओएस ही वो चिंगारी है जो इसमें जान डालती है। तो सवाल ये है कि ये मास्टर कंट्रोलर पर्दे के पीछे आखिर करता क्या है? चलिए इसकी मुख्य जिम्मेदारियों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक ओएस को ना किसी कंपनी के सीईओ की तरह समझ सकते हैं, जो कई डिपार्टमेंट्स को अकेला देखता है। ये प्रोसेस मैनेजमेंट से सारे काम संभालता है, मेमोरी मैनेजमेंट से रिसोर्सेज बांटता है, फाइल मैनेजमेंट से डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, और हाँ, सिक्योरिटी के जरिए सब कुछ सेव भी रखता है। इतना ही नहीं, ये कमांड्स को समझता है और गलतियों को भी पकड़ता है। सच में ये तो एक अल्टीमेट मैनेजर है। अच्छा, जैसे हर कार एक ही काम के लिए नहीं बनती, वैसे ही सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी एक जैसे नहीं होते। कुछ स्पीड के लिए डिजाइन किए गए हैं, कुछ क्षमता के लिए, और कुछ बहुत ही खास कामों के लिए। चलिए इनके अलग अलग प्रकारों को समझते हैं। ये अंतर बहुत बड़ा है। जहां सिंगल यूजर ओएस पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए ठीक थे, वहीं यूनिक्स जैसे मल्टी यूजर सिस्टम ने तो कंप्यूटिंग में क्रांति ही ला दी। इन्होंने कई यूजर्स को एक साथ एक ही पावरफुल मशीन के रिसोर्सेज को शेयर करने की सुविधा दी। ये टीम वर्क और रिसोर्स के सही इस्तेमाल के लिए एक बहुत बड़ा कदम। ये टेबल तो समझिए कि परीक्षा में सफलता की चीट शीट है। बैच ओएस का पूरा फोकस एफिशिएंसी पर होता है, मतलब एक जैसे कामों को एक साथ पूरा करना। मल्टीटास्किंग ओएस तो वही है जो हम आज ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम एक साथ कई ऐप्स चला पाते हैं। और रियल टाइम ओएस ये उन जगहों पर बहुत जरूरी है जहां 1 मिलीसेकंड की देरी भी भारी पड़ सकती है, जैसे कि कारों के एयरबैग्स या रोबोटिक सर्जरी में। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा हटते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को, उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखकर समझते हैं जिन्हें हम शायद रोज इस्तेमाल करते हैं, कमांड लाइन के पुराने दिनों से लेकर आज की टच स्क्रीन तक। विंडोज की ये यात्रा असल में पर्सनल कंप्यूटिंग की कहानी है। सोचिए, ये टेक्स्ट आधारित MS-DOS से शुरू हुई, फिर विंडोज 95 के साथ मल्टीटास्किंग में एक जबरदस्त छलांग लगाई, और फिर विंडोज 10 के साथ आज के यूनिफाइड एक्सपीरियंस तक पहुंची, जिसने डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट पर एक जैसा और आसान अनुभव दिया। विंडोज की बंद दुनिया के ठीक उलट है लिनक्स, जो कि ओपन सोर्स मूवमेंट का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि इसका कोड कोई भी देख सकता है, उसे बदल सकता है। इसी वजह से इसमें सिक्योरिटी और लचीलेपन का एक मजबूत कल्चर बना है, और ये इतना पावरफुल है कि ये एंड्रॉयड की नींव है, जो आज दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल ओएस है। लेकिन हम दो और दिग्गजों को कैसे भूल सकते हैं? पहला, यूनिक्स, जिसे 1969 में बनाया गया था। कई मायनों में ये आज के ऑपरेटिंग सिस्टम का दादा है। इसने नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और एक मॉड्यूलर डिजाइन के लिए स्टैंडर्ड बनाए, जो आज भी लिनक्स और मैकओएस को प्रभावित करते हैं। और दूसरा है मैकओएस, जिसने 1984 में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की शुरुआत की, जिससे कंप्यूटर आम लोगों के लिए आसान और सुलभ हो गए। ठीक है, अब जब हमने सतह को समझ लिया है, तो चलिए जरा हुड के नीचे झांकते हैं और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं, कर्नल और बूटिंग प्रोसेस। कर्नल को ना हमारे शरीर के ब्रेन स्टेम की तरह समझिए। यह सबसे बुनियादी हिस्सा है जो सॉफ्टवेयर के निर्देशों और हार्डवेयर के एक्शन के बीच सारे जरूरी कम्युनिकेशन को संभालता है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो ये लोड होने वाला पहला प्रोग्राम है, और बाकी सब कुछ यही मैनेज करता है। और हमारा कंप्यूटर जिंदा कैसे होता है? ये होता है बूटिंग नाम के एक बहुत ही सटीक प्रोसेस के जरिए। इसकी शुरुआत होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पॉस्ट से, ये पक्का करने के लिए कि सारा हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा है। फिर लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढता है और उसे रैम में लोड कर देता है,
और जैसे ही ओएस कंट्रोल लेता है, हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रोसेस के भी दो प्रकार हैं, कोल्ड बूट जब हम सुबह पूरी तरह से बंद कंप्यूटर को चालू करते हैं, और वार्म बूट जब हम कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करके किसी हैंग हुए प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए एक क्विक रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब फाइनल लैब के लिए तैयार हो जाइए। आइए कुछ और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर एक तेज़ नज़र डालते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इन पर खास ध्यान देना है। हम ओएस के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये तरीका पूरी तरह से बदल गया है। शुरुआती दिनों में सब कुछ कमांड लाइन इंटरफेस CLI पर होता था, तेज़ और पावरफुल, लेकिन इसके लिए सटीक कमांड याद रखने पड़ते थे। आज हम में से ज़्यादातर लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का इस्तेमाल करते हैं, जो आसान और यूज़र फ्रेंडली है, और इसी ने कंप्यूटिंग को हर किसी के लिए सुलभ बनाया है। स्पूलिंग एक बहुत ही शानदार एफिशिएंसी हैक है। सोचिए कि कोई बड़ा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा है। अगर स्पूलिंग ना हो तो हमारा CPU बस प्रिंटर के काम खत्म करने का इंतजार करता रहेगा। लेकिन स्पूलिंग में OS डेटा को एक टेम्पररी बफर या स्पूल में भेज देता है, जिससे CPU तुरंत दूसरे कामों के लिए फ्री हो जाता है, जबकि प्रिंटर अपनी रफ्तार से काम करता रहता है। वर्चुअल मेमोरी एक और बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। जब कंप्यूटर की असली रैम भर जाती है, तो OS अस्थायी रूप से हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को बढ़ी हुई रैम की तरह इस्तेमाल करने लगता है। इससे हमारा कंप्यूटर बड़े प्रोग्राम चला पाता है या एक साथ कई एप्लीकेशंस को संभाल पाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारी कार में एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लगा हो। और जब बात एक्यूरेसी की हो, तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स की गहरी और सटीक जानकारी होना ही सब कुछ है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले हर डिवाइस को पावर देती हैं। आखिरी में ये याद रखना ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हम AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और पूरी तरह से जुड़े हुए डिवाइसेस की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, OS को भी बदलना होगा। तो अगली बड़ी छलांग क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब डेवलपर्स और इंजीनियर्स की अगली पीढ़ी देगी।